बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल है आपके? जी तो बच्चों, ज़ोरों शोरों से तैयारियां हो रही होंगी। मैंने आप लोगों को 3 अहम चैप्टर बना के दिए थे कि ये ज़रूर करें, इनकी हर चीज़ करें, उसमें से लॉन्ग करें ताकि आपका पूरा पूरा पेपर अटैम्प्ट हो जाए। 2 चैप्टर छोड़ दिए थे, 8वां और 11वां। वो भी अगर आप करना चाह रहे हैं, आपके पास टाइम है तो ज़रूर कर लें। ठीक है, अगर आपने वो 3 तैयार कर ली हैं, अच्छी तरह से रेडी हो गए हैं, वो मस्ट हैं। उन तीनों को पहले करें, हर चीज़ हो जाए तो फिर टाइम हो तो इनको करें, क्योंकि ये ऑप्शनल हैं, जायद हैं। क्योंकि जायद हम क्यों करते हैं? ताकि जो पिछले वाले हैं उनमें से अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए हमें, तो हम ये भी कर सकें, हमारे नंबर कटे ना कहीं से। ठीक है जी, तो ये एक्स्ट्रा पे हैं, वो करके टाइम हो फिर इनको करिएगा। चलें फिर शुरू करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो पहला सवाल इसमें है, इलेक्ट्रिक करंट से क्या मुराद है? अब जाहिर है करंट जो है, जो पीछे हमने पढ़ा था, ये बेसिकली चार्ज है। कोई भी जो मटेरियल जिसमें से करंट गुजरती है ना, तो उसमें चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उनको जो है गुजारा जाता है, उसकी स्पीड बनाई जाती है। तो कहते हैं चार्ज की वो मिकदार जो 1 सेकंड में किसी क्रॉस सेक्शन से गुजरे। क्रॉस सेक्शन को ये समझ लें कि जैसे नहीं पानी का पाइप होता, तो उसका जो पाइप का जो शुरू वाला हिस्सा है, स्टार्टिंग वाला, वो एक एरिया जैसे गुलाई में ऐसे करके होता है। पानी वाला जो पाइप है उसमें से पानी फ्लो के साथ गुजरता है, तो ऐसे ही चार्ज जो है ना किसी चीज के अंदर से गुजरता है। तो वो जो जगह है, जिस जगह में से चार्ज ने गुजरना है, उसको क्रॉस सेक्शन कहते हैं। तो उसमें से जो चार्ज गुजर रहा है वो इलेक्ट्रिक करंट होती है। तो चार्ज की वो मिकदार जो 1 सेकंड में किसी क्रॉस सेक्शन से गुजरती है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाती है। और करंट की जो यूनिट है वो एम्पियर है। आगे चलें, ये नंबर 2 वाला सवाल नहीं करने वाला। पोटेंशियल डिफरेंस से क्या मुराद है? ये देखें, हमें भी जब हम लोग पढ़ते थे तो हमें भी सर कहते होते थे कि आप ये समझें, करंट को इसी तरह समझें जैसे पानी है, पानी का बहाव है। अब पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है कि पानी देखें, एक जगह ऊंचाई हो और एक जगह नीचे हो, तो पानी क्या करता है? ऊपर से नीचे की तरफ बहता है। यही पोटेंशियल डिफरेंस है। जब हम बैटरी लगाते हैं किसी वायर के साथ, तो वो बैटरी क्या करती है? उसको पोटेंशियल का फर्क दे देती है। एक तरफ पोटेंशियल ज्यादा कर देती है, एक तरफ कम कर देती है, और उस फर्क की वजह से जो है वो चार्ज चलना शुरू कर देता है। जैसे पानी जो है वो ऊंचाई से नीचे की तरफ आता है, तो इसी तरह चार्ज भी हायर वोल्टेज से लोअर की तरफ जाता है। ये मैं तफसील में चला गया हूँ। सो बैटरी अब है क्या? ये पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं बैटरी एक कूलम्ब चार्ज की एक मिकदार है, उसको जितनी एनर्जी मुहैया करती है, क्योंकि एनर्जी होगी तो वो आगे से चलेगा ना, तो वो उसका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम वोल्टेज भी है, और इसका जो यूनिट है वो वोल्ट, वी से हम इसको जाहिर करते हैं। आगे जी, ओहम का कानून, बहुत अहम सवाल है ये, इसको लाजमी आप रेडी करें। किसी कंडक्टर में से, कंडक्टर को वायर है जिसमें से करंट गुजर सकती है, किसी कंडक्टर में से गुजरने वाला करंट पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये चीज कि जो करंट है आई और ये जो वी वोल्टेज है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि एक चीज बढ़े तो दूसरी भी बढ़े। करंट ज्यादा होगी तो वोल्टेज भी ज्यादा, यानी वो ऐसे कह लें कि वोल्टेज ज्यादा होगा तो करंट ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये, और इसमें फिर ये जो आर है ना, इसको हम कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, ये आर कांस्टेंट होता है, और ये करंट की रेजिस्टेंस को कहते हैं। अब आगे वो रेजिस्टेंस की भी डेफिनेशन आ गई कि रेजिस्टेंस क्या होती है। कहता है किसी कंडक्टर में चार्ज के बहाव में रुकावट को रेजिस्टेंस कहते हैं। अब जैसे पानी गुजरता है किसी पाइप के अंदर से, और पाइप के अंदर मोटे मोटे कुछ चीजें आपने फिक्स कर दी हों, तो वो पानी को मुश्किल आएगी, रुकावट आएगी उसके अंदर। जैसे पत्थर लगे होते हैं, तो पत्थरों से टकरा पानी जा रहा है, तो उसको रुकावट पेश आ रही है। इसी तरह से जब चार्ज ने किसी वायर में से गुजरना होता है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो वो एटम के न्यूक्लियस वगैरह से टकराते हैं, तो वो रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। तो रुकावट है, रेजिस्टेंस रुकावट, इसको याद करना है। अच्छा, सर्किट के अज्जा कौन से होते हैं? सर्किट का मतलब क्या होता है कि आपने बैटरी किसी वायर से लगाई है और उस वायर के अंदर और भी कुछ चीजें जोड़ी हुई हैं, वो सारा पूरा एक सर्किट होता है। तो कहते हैं सर्किट में बैटरी के अलावा स्विच होते हैं, रेजिस्टर्स होते हैं, कैपेसिटर्स होते हैं। इन चीजों को हम क्या कहते हैं? सर्किट के अज्जा है। ये सवाल अच्छा है ये वाला भी। स्विच का इस्तेमाल क्या है? स्विच क्यों यूज करते हैं? जाहिर है स्विच किस लिए यूज करते हैं? सर्किट को मुकम्मल करने या ब्रेक करने के लिए। स्विच लगाया हुआ है ना, तो स्विच को ऑन किया तो सर्किट पूरा हो गया, स्विच को ऑफ किया, ठीक है, तो करंट नहीं गुजरनी तो सर्किट ब्रेक हो गया।
तो ये काम है स्विच का। रेजिस्टर्स क्या होते हैं? जाहिर है रेजिस्टर्स जो है ऐसे कंडक्टर होते हैं जिनकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, तभी तो उनका नाम रेजिस्टर्स रखा है। ठीक है, मुजाहमत जिनमें ज्यादा है, रुकावट जिनमें ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी की तारीफ, अब फ्रीक्वेंसी कहता है 1 सेकंड में एसी, देखिए करंट दो तरह की थी, डीसी और एसी। डीसी होती है डायरेक्ट सीधी गुजरने वाली, एसी होती है जो ऐसे वेव्स बनाती है, ऐसे करके ये वेव्स बना रहा हूं मैं, पहाड़, ठीक है, वेव्स इस तरह से करके बनती हैं। तो एसी इस तरह की शक्ल में आती है। तो कहता है 1 सेकंड में एसी जितने साइकिल मुकम्मल करती है। साइकिल ये होता है कि ये जो नीचे वाली जगह है ना, इधर से ऐसे घूम के फिर आप नीचे वाली जगह पे पहुंच जाए, ये एक साइकिल हो जाता है। तो एक साइकिल जो है, मतलब सॉरी, 1 सेकंड में कितने साइकिल वो चला लेती है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। मसलन 1 सेकंड के अंदर 40 दफा ऐसे वो घूम जाता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 40 हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम करंट की फ्रीक्वेंसी कहते हैं। कैपेसिटर की तारीफ करें, नीज सादा कैपेसिटर की साथ लिखें। अब कैपेसिटर क्या होता है वो हमने बताना है। ऐसा आला जो चार्ज को स्टोर करता है, ये इसकी मेन तारीफ है। कैपेसिटर का काम ही यही होता है कि इसने चार्ज को अपने अंदर स्टोर करना है, चाहे थोड़ा करे चाहे ज्यादा करे, लेकिन इसका फिर इस्तेमाल आगे से होता है स्टोर करने की वजह से, तो इसका नाम कैपेसिटर रख दिया। एक सादा कैपेसिटर, अब इसकी साहत हम बता रहे हैं। ठीक है, एक सादा कैपेसिटर 2 मतवाजी धातों पर मुश्तमिल होता है। एक धात हमने ऐसे लगा ली, एक धात उसके साथ ऐसे लगा ली। ठीक है, तो ये दो धातें हैं, इनके दरमियान कोई जो है वो हम इंसुलेटर लगा देते हैं, जैसे हवा है या कोई और इंसुलेटर। इंसुलेटर उसको कहते हैं जिसमें से करंट ना गुजर सके, क्योंकि करंट एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक ना पहुंच जाए। ठीक है, वो इसके अंदर अंदर ही रहे, ठीक है, फ्लो ना करे, तो इसलिए वो स्टोर हो जाता है उसके अंदर। तो 2 प्लेटें होती हैं, मुतवाजी होती हैं, पैरेलल। ठीक है, प्लेटों के दरमियान कोई इंसुलेटर रख देते हैं जिसे हम डाई इलेक्ट्रिक का नाम भी देते हैं। तो ये इसकी साख्त है कि कैपेसिटर होता किस तरह से है। फिक्स्ड कैपेसिटर, अब कैपेसिटर की 2 किस्में हैं, फिक्स्ड वाला भी और वेरिएबल वाला भी। नाम से ही ज़ाहिर है वो फिक्स है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। जितनी उसकी कैपेसिटी बना दी है ना आपने, उसकी उतनी रहनी है। ऐसा कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी टी टे का वो टोपी लिखनी थी, आप पता नहीं जैसे भी है, जिसकी कैपेसिटी की कीमत को कम ज्यादा नहीं किया जा सकता। ठीक है, फिक्स कैपेसिटर कहलाता है, और इसकी प्लेटें भी अपनी जगह पे रहती हैं, हरकत नहीं कर सकती। वेरिएबल जो है ऐसा कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी की कीमत को कम ज्यादा कर सकते हैं, बिल्कुल एक जैसे ही है सारे, वेरिएबल कैपेसिटर कहलाता है। और जाहिर है वेरिएबल इसीलिए है कि उसकी प्लेटें अपनी जगह से हिल सकती। कैपेसिटर की चार्जिंग, अब जाहिर है कि हम कहते हैं ना कैपेसिटर का काम ये है कि उसमें चार्ज स्टोर हो, तो स्टोर तभी होगा जब उसको आप बैटरी से जोड़ेंगे। कैपेसिटर को बैटरी से जोड़ेंगे तो कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज है वो स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम चार्जिंग करना कहते हैं। जब कैपेसिटर को बैटरी के साथ जोड़ा जाता है तो उसकी एक प्लेट को पॉजिटिव चार्ज और दूसरी प्लेट को नेगेटिव चार्ज वहां पे वो जमा हो जाता है, तो बैटरी को हटाने के बाद भी चार्ज वहां मौजूद रहता है। इसी अमल को चार्जिंग कहते हैं। सही हो गया। और इसी के उल्ट होगा डिस्चार्जिंग। जब कैपेसिटर की दोनों प्लेटों को तार से जोड़ा जाता है, सो तार जो है वो कैपेसिटर को लगाई है, तो कैपेसिटर के अंदर चार्ज था, तो वो चार्ज जो है वो आगे तार में शिफ्ट हो जाएगा। तो चार्ज क्या करेगा, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ चला जाता है और प्लेटें दोनों न्यूट्रल हो जाती हैं। ये असल बात है, न्यूट्रल हो जाती हैं, चार्ज खत्म हो जाता है उनके ऊपर से। इस अमल को कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग कहते हैं। नंबर 15, वेरिएबल कैपेसिटर का काम क्या है, कहाँ इस्तेमाल करते हैं उसको। वेरिएबल कैपेसिटर रेडियो और टीवी की ट्यूनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लो जी, आज हमें पता चल गया कि ट्यूनिंग हम करते कैसे हैं। रेडियो तो आजकल सुनते नहीं है, टीवी वगैरह की ट्यूनिंग करते हैं। तो ट्यूनिंग जो है वो किसकी वजह से हो रही है, वेरिएबल कैपेसिटर की वजह से। फिर कहता है कैपेसिटर के इस्तेमाल बताएं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो इस्तेमाल ये 2 लिखे हुए हैं। जब एसी को डीसी में तब्दील करते हैं, करंट थी ना अल्टरनेटिंग करंट, उसको डायरेक्ट करंट में तब्दील करते हैं, तो उसको हमवार, क्योंकि डायरेक्ट तो बिल्कुल सीधी होती है, तो उसकी जो वेव्स हैं, ये जो वेव्स हैं, उन वेव्स को बिल्कुल एक सीधी लाइन बनानी है। ठीक है, तो उसके लिए फिर हम किसको यूज कर रहे हैं, कैपेसिटर को यूज कर रहे हैं। तो एक तो ये उसका इस्तेमाल हो गया। दूसरा कहता है माइक्रोफोन टेप रिकॉर्डर से आवाज का इलेक्ट्रिकल सिग्नल जब एम्पलीफायर को दिया जाता है तो रास्ते में कैपेसिटर लगाया जाता है। तो ये दूसरा उसका काम आ गया। गैंग कैपेसिटर कहाँ यूज होते हैं,
ये फिर वही है कि ये जो रेडियो और टेलीविज़न की ट्यूनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसका नाम याद रख लें कि ट्यूनिंग के लिए जो कैपेसिटर यूज़ हो रहे हैं तो वो वेरिएबल, लेकिन उनका एक स्पेशल नाम रख दिया गैंग कैपेसिटर। ओके, सो ट्रांसफार्मर की तारीफ बताएं तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, जो एसी है हमारी करंट जो है उसकी वोल्टेज को कम ज़्यादा करता है। ये आपने देखा होगा आजकल गर्मियों में तो कहते हैं ना, लो जी ट्रांसफार्मर उड़ गया, ठा हो गया तो हमारा भी अक्सर यहाँ हो जाता है। तो वो जो ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है, देखें पीछे बड़ी बड़ी मोटी मोटी वायर से करंट आ रही है, तो उनका जो वोल्टेज है वो 10-10 हज़ार वोल्ट तक होता है, लेकिन वो आगे से जो ट्रांसफार्मर है वो उसको 220 वोल्ट करके हमारे घरों तक पहुँचाता है। तो ये स्टेप डाउन वाला ट्रांसफार्मर है जो वोल्टेज को कम करता है। तो ये आगे सारी चीज़ें वही हैं। तो ऐसी डिवाइस जो एसी वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है वो ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ये उसकी एक किस्म आ गई। अब देखें ट्रांसफार्मर की शक्ल किस तरह की होती है, उसमें दो तरह के ना हमने वो तारों के गुच्छे चढ़ाए होते हैं, एक को प्राइमरी कहते हैं पहले वाले को, और दूसरे को सेकेंडरी कहते हैं। तो कहते हैं ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें सेकेंडरी कॉइल जो अगला है उसकी जो तारे हैं, उसके जो वो टर्न हैं जो हमने बनाए हुए हैं, गोल चक्कर जो बनाए हुए हैं, उसके टर्न्स की तादाद प्राइमरी कॉइल्स की निस्बत ज़्यादा होती है। सेकेंडरी की ज़्यादा होगी ना तो करंट फिर ज़्यादा बन जाएगी, वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और फिर स्टेप डाउन क्या करता है, वो वोल्टेज को कम करता है, जैसे हमारे ये बने लगे हुए हैं बाहर। ठीक है, तो ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें सेकेंडरी के टर्न्स की तादाद प्राइमरी कॉइल की निस्बत से कम होगी, सेकेंडरी में कम होंगे तो स्टेप डाउन हो जाएगा और कम वोल्टेज बनेगा। ओके, फिर कहता है डीसी करंट जो है डायरेक्ट करंट, उसकी तारीफ बताएं। तो ऐसा करंट जो हमेशा एक ही सिमत में चलता है डायरेक्ट करंट है, पहले भी हमने बात की है। अल्टरनेटिंग करंट एसी, अभी मैंने बताया, बार बार सिमत तब्दील करने वाली करंट को अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। फिर लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, लाइव वायर जिसमें करंट होती है न्यूट्रल में नहीं होती, तो उनका कहता है पोटेंशियल जो है वो डिफरेंस कितना है, तो जाहिर है वो 200 वोल्ट कहता है कि ये होता है लाइव का और न्यूट्रल का, 200 वोल्ट का डिफरेंस होता है। मेन स्विच के बारे में आप क्या कहते हैं, मेन स्विच असल में घरों में जो सर्किट बनाते हैं ना, तो सबसे पहले वो क्या कहते हैं, डीए शीए लगाते हैं, जो मेन एक बड़ा लगाते हैं ताकि उसी स्विच को उठा दें तो आपके सारे घर की लाइट खत्म हो जाती है, तो वो मेन स्विच है। तो घरेलू सर्किट में सबसे पहले लाइव और न्यूट्रल वायर्स में से एक स्विच लगाया जाता है जिसे मेन स्विच कहते हैं। फ्यूज क्या है, ये बड़ा अहम सवाल है फ्यूज वाला। फ्यूज एक ऐसा आला है जो सर्किट में एक मुकर्रर हद से ज्यादा करंट नहीं गुजरने देता, ठीक है ना, और अगर उसकी मिकदार हद से ज्यादा हो जाए तो वो वायर पिघल जाती है और उसको हम फ्यूज का उड़ना कहते हैं, क्योंकि उसका काम ही यही है। क्योंकि अगर 220 वोल्ट से ज़्यादा हो जाए तो वो तो आगे से हमारी चीज़ें उड़ा देगा ना, तो फिर वो फ्यूज़ इसीलिए लगाया जाता है कि फ्यूज़ पहले बेचारा खुद उड़ जाता है और आगे हमारी चीज़ों को बचा जाता है। वो करंट वो जो है वो वहीं से उड़ जाता है और वो करंट आगे नहीं आती। तो फ्यूज के उड़ जाने, ये वही बात, अगर फ्यूज की, इसकी जगह फ्यूज लिखे, अगर फ्यूज की मुकर्रर हद से ज्यादा करंट गुजरे तो उसकी वायर पिघल जाती है, जिसे फ्यूज का उड़ जाना कहते हैं। सर्किट ब्रेकर से क्या मुराद है, जाहिर है इसका भी वही काम है जो फ्यूज का है। तो ऐसे आलात जो फ्यूज की जगह पे इस्तेमाल होते हैं, और बात आगे फिर वही है ब्ला ब्ला, ठीक है। इलेक्ट्रिक शॉक क्या होता है, जाहिर है जब हमें करंट लगती है, किसी भी जानदार के जिस्म में से करंट गुजरती है उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। कोई भी हो सकता है, जानवर हो सकता है, इंसान हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी के खतरात क्या हैं, तो 3 बड़े खतरात हैं। शॉक लग सकता है, फायर यानी कि आग लग सकती है, और धमाका हो सकता है। तो 3 चीज़ें हमें याद रखनी है। और इलेक्ट्रिसिटी के खतरात से बचा कैसे जा सकता है, तो ये आखिरी सवाल है इसका। एक तो ये है कि पानी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारे कज़न थे, उन बेचारों के साथ वो इनका काम यही था, तो उन्होंने वो किसी घर वालों ने बुलाया उन्हें, और वो उन्होंने सहन धोया हुआ था अपना, और वो उन्होंने वही बात मरवत में उन्होंने चप्पल उतार दी, भाई जी मेरी चप्पल गंदी है। अब चप्पल के बगैर अंदर गए हैं, सारा वो गीला है, और गीला है तो वो जाके वो करने लगे हैं, तो वो करंट लग गई और बेचारे वो फौत हो गए थे। तो ये चीज़ें बहुत ध्यान रखने वाली हैं। पानी जो है ना, ये तो सबसे पहला काम यही है, पानी से बचाना है ताकि वो शॉर्ट सर्किट ना हो। और फिर वही बात है कि एक कहता है एक ही सॉकेट के अंदर ज़्यादा चीज़ें ना लगाएं। अक्सर औकात कर लेते हैं जहाँ पे लड़के ज़्यादा होते हैं ना एक ही कमरे के अंदर, तो एक ही स्विच के अंदर सारे उन्होंने अपने मोबाइल चार्ज कर रहे होते हैं, तो ओवर लोडिंग हो सकती है, तो उससे भी बचना है।
तो ये 30 सवाल है जी, ठीक हो गया। तो ये आपका चैप्टर नंबर 8 डन हो गया। लो जी, ये है चैप्टर नंबर 11, आखिरी चैप्टर है इसका, और इसके भी सवाल हैं, देख लें, करने होंगे तो कर लीजिएगा। स्पेस प्रोब्स नहीं है, ये प्रोब्स है, ये मैंने आगे लिखा प्रोब्स। स्पेस प्रोब्स क्या होती हैं? तो कहता है कि हला में भेजी जाने वाली व्हीकल्स, कि कोई भी गाड़ी, कोई भी चीज जो हम ऊपर हला में भेजते हैं ना, उसके लिए हमने ये एक नाम रखा हुआ है, स्पेस प्रोब्स। स्पेस होती है हला, और प्रोब होता है जांचना, चीज़ों को समझना, ठीक है। तो कहता है ये जो प्लूटो वगैरह है, उसके अलावा कहीं पे भी हम कोई चीज़ ये भेजते हैं तो इनको हम स्पेस प्रोब्स कहते हैं। फिर कहता है हबल टेलीस्कोप को हला में क्यों भेजा गया? अब ज़ाहिर इसका नाम ही है, हबल तो नाम है ना, लेकिन टेलीस्कोप, टेलीस्कोप क्या होता है? दूर की चीज़ों को देखने के लिए, ठीक है। तो जाहिर है कि एक बड़ी टेलीस्कोप, वो भी ज़मीन के ऊपर नहीं, हमने कहा हला में भेज देते हैं ताकि वहाँ से ज़रा दूर दूर हम देख सकें चीज़ों को। तो कहता है हबल टेलीस्कोप को हला में 24 अप्रैल 1990 को स्पेस डिस्कवरी के जरिए छोड़ा गया, और उसके मिरर का साइज, क्योंकि ये जो हमारी टेलीस्कोप्स होती है ना, इसमें शीशे ही लगे होते हैं, शीशों का एक होता है, कोई मुहद्दब है, कोई मुक्कर है, तो उनके एक डिफरेंट तरीके से जोड़ा जाता है और जिससे ये टेलीस्कोप बन जाती है, दूर की चीज़ें देखी जाती हैं। तो कहता है उसमें जो शीशा लगा हुआ है ना, मिरर, उसका साइज 2.5 मीटर है और वजन उसका 11 टन है, बहुत बड़ा है ज़ाहिर। आगे उसने ये सवाल दिया है हबल टेलीस्कोप के बारे में लिखिए क्या है ये, तो ज़ाहिर है उसकी फिर पूरी डिटेल लिखें आप। ये लॉन्ग सवाल वैसे बन जाता है, तो ये इसको पढ़ लें, पढ़ना है तो आगे चलते हैं। मसनूई सैटेलाइट किसे कहते हैं? मसनूई है और सैटेलाइट है। सैटेलाइट याद रखें उस चीज़ को कहते हैं जो किसी चीज़ के गिर्द घूमती है, चक्कर लगाती है। तो हमारे ज़मीन के गिर्द अगर ये चक्कर लगा रहा है चांद, ठीक है, तो इसको हम सैटेलाइट कह सकते हैं। लेकिन ये मसनूई नहीं है, ये कुदरती है। अगर सवाल ये पूछा जाए कुदरती सैटेलाइट क्या होता है, आप कहें ये चांद है जो हमारी ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा रहा है। लेकिन मसनूई कौन सा है? जो हम खुद भेजते हैं। मसनूई स्यारा स्पेस क्राफ्ट को कहते हैं जो किसी स्यारे के गिर्द, ये नहीं कि सिर्फ ज़मीन के गिर्द, किसी और के भी, मरीख के, इधर उधर कहीं पे भी अगर हम भेज देते हैं और वो चक्कर लगाता है उसके गिर्द, तो वो मसनूई सैटेलाइट हो जाएगा। मसनूई सैटेलाइट के दो कहता है फ़ायदे बताओ। भाई एक तो ये है कि हमारा जो मवासलाती निज़ाम है, जो इंटरनेट का, जो टीवी वगैरह है, ये सारे ये डिशों के ज़रिए हम लेते हैं, ऊपर सैटेलाइट से लेते हैं, ठीक है। तो ये मोबाइल के सारा जो कनेक्शंस हैं, ये सारा उसी के ज़रिए हो रहा है। और फिर मसनूई सैटेलाइट क्या करता है? एक मेटोस्टेटिक सैटेलाइट हमने भेजा हुआ है, जो क्या करता है, हमें हमारा जो मौसम है उसके मुतालिक बताता है, बादलों की तस्वीरें लेता है, उससे आइडिया लगाता है कहाँ पे ज़्यादा बारिश होनी है, कहाँ पे कम होनी है, कहाँ पे तूफ़ान आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें इससे पता चलती हैं। PWI इससे क्या बनता है? ये बनता है जी पाकिस्तान वेल्डिंग इंस्टीट्यूट। पहले तो ये याद कर लेना है, ठीक है। फिर उसकी ज़रा थोड़ी सी तफसील बता देनी है। कब बनाया है जी हमने? 1995 में। किसने? पाकिस्तान एटॉमिक न्यूक्लियर एनर्जी कमीशन ने बनाया है। और किस लिए बनाया है? ज़ाहिर है ये वेल्डिंग है ना, तो ये बड़े बड़े इदारों में जो वेल्डिंग होती है, जो बड़ी बड़ी मशीनें लगाते हैं, बॉयलर, थर्मल, न्यूक्लियर पावर प्लांट, केमिकल, पेट्रोलियम, जहाज़ साजी, जहाज़ों में भी तो वेल्डिंग करनी है। तो यहाँ पे अब ज़रूरत थी तो वहाँ उन्होंने करवा दिया ये सारा कुछ, ठीक है। आगे चलें। हला से क्या मुराद है? स्पेस किसको कहते हैं? ज़ाहिर है हमारी ज़मीन से हम अगर बाहर निकल सकें, वो जगह जहाँ पे हवा नहीं है, अभी तो हमारे गिर्द गिर्द हवा है, थोड़ा और ऊंचा चले जाएं फिर भी हवा होगी, लेकिन एक टाइम आएगा जो जो आप ऊपर जाएंगे तो हवा ख़त्म हो जाएगी। तो जब हवा ख़त्म हो जाए, वो जगह जो है उसको हला कहते हैं, ठीक है, स्पेस कहते हैं। तो रॉकेट की मोशन बयान करें, या रॉकेट में ईंधन के जलने का अमल। ये बड़ा इजी है, ये फिजिक्स में पढ़ता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये क्या कहता है कि कोई भी जो हम एक्शन करते हैं ना, उसका रिएक्शन होता है आगे से किसी को मारे हम मुक्का, उसने आगे से आपको 2 मार देने हैं, ठीक है, उसका रिएक्शन होता है। तो यही बात है, कहता है जब ये रॉकेट के नीचे उसकी धुम के पास हम अपना ये ईंधन जलाते हैं ना, तो उसकी गर्म गैसें बड़ी तेज़ी से नीचे की तरफ जाती हैं। तो गैसों के नीचे जाने से जो ज़मीन का या हवा का जो रिएक्शन होगा ना, उसके ज़रिए से रॉकेट ऊपर चला जाएगा। तो कहता है रॉकेट हला में मोशन के तीसरे कानून के मुताबिक हरकत करता है, क्योंकि रॉकेट में ईंधन जलकर तेज रफ्तारी से रॉकेट के पिछले हिस्से से खारिज होता है और रद्द अमल के तौर पर, ये सब बात, रद्द अमल के तौर पर यानी रिएक्शन के तौर पर रॉकेट आगे की तरफ बढ़ता है। ओके, PAEC, पाएक, ये किन लफ्ज़ों का मुहफ़्फ़फ़ है? तो यह है पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन। ये नाम याद कर लें, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन। ये ज़ाहिर है हमारा बहुत अहम इदारा है।
तो इसका हमें पता होना चाहिए। इंसान ने चांद पर कब कदम रखा, तो इंसान ने चांद पर, ये डेट हमें याद रखनी है, 20 जुलाई 1969, और ज़ाहिर ये अमेरिकन थे दोनों। और फिर उसने पूछा भी है ये दिन तारीखी क्यों है, क्योंकि उस दिन 2 अमरीकी हलाबाज नील आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन ने अपोलो 2 के जरिए जो है वो चांद पर उतरे हैं, और वहां के ज़ाहिर उनकी मट्टी उसकी देखी है और उसके नमूने लेके वो नीचे आए हैं वापस। रूस जो है उसने हलाबाजी का दौर कब शुरू किया था, 1957 में। स्टार्ट इन्होंने पहले किया था, लेकिन ज़ाहिर अमेरिकन बाद में आगे निकल गए। तो रूस ने रॉकेट के जरिए पहला सैटेलाइट स्पुतनिक 1 जो है हला में भेजा था, और जिससे फिर ये दौर जो है वो शुरू हो गया। ये रूस का ये एक स्टेशन उन्होंने बनाया हुआ है, स्पेस स्टेशन मीर। उसके मुतालिक आप क्या जानते हैं? ये असल में होता ये है कि उन्होंने हला के अंदर ना कुछ चीज़ें रख आते हैं। जैसे कोई होता है ना, स्टेशन है जी, हम कराची जा रहे हैं तो कराची से पहले जी हैदराबाद रुकेंगे, ठीक है, तो वो एक रुकने की जगह है जहाँ से कोई भी रॉकेट हम ज़मीन से भेजेंगे तो वहाँ से ईंधन लेके और आगे जा सके। तो इसको ये हलाई स्टेशन का नाम देते हैं। तो रशिया ने ये बनाया था मीर के नाम से, मीर उसका नाम उन्होंने रखा था। तो 1986 में रूस ने स्पेस स्टेशन मीर हला में छोड़ा, जो सबसे बड़ा और अहम स्पेस स्टेशन है, और इस स्टेशन की लेबॉर्ट्रीज को हला में जाके फिर जोड़ा गया था। और ये इतना बड़ा कहता है कि ये हला में अगर आप देखें तो ये चांद तो एक सियारे की माने चमकता हुआ हमें नजर आता है। हला में जाने वाला पहला इंसान कौन सा था? 12 अप्रैल 1961 को हला में जाने वाला पहला इंसान रशिया का ही था, रूस का, और वो क्या था? यूरी फ्रीन, जो भी इसका नाम है। मेट्रोलॉजी क्या होती है? ये अच्छी तारीफ है डेफिनेशन। साइंस की वो शाह जिसमें बारिश, धूप, टेम्परेचर और हवा के प्रेशर, ये इन चीज़ों का मुतालिया किया जाता है, लेकिन थोड़े अरसे के लिए। ये बड़ी अहम बात है, थोड़े अरसे के लिए, थोड़े देर के लिए क्या चल रहा है इनके अंदर, बारिश होगी नहीं होगी, धूप कितनी होगी, एंड सो ऑन। इसको हम क्या कहते हैं? मेट्रोलॉजी। लेकिन एक है क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी भी यही चीज़ है, यही सब कुछ पढ़ते हैं इसके अंदर, लेकिन वो क्या होगा? लंबे अरसे के लिए, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल में क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। ये समझ लें 1 साल के अंदर अंदर, और ये समझ लें कुछ 10, 12, 20 सालों के अंदर अंदर क्या हुआ है। तो ये क्लाइमेटोलॉजी है, ठीक है। ये हो गया। फिर ये मेटोसैटेलाइट हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है, कि वो जो बादलों की तस्वीरें लेता है और मौसम का हाल हमें बताता है। तो उसने यही पूछा है कि मेटोसैटेलाइट का क्या फ़ायदा है। तो हम बताएंगे कि वो पेशेंगोई जो करता है बादलों की तस्वीरें लेने के बाद कि मौसम किस तरह का रहेगा, ये मेटोसैटेलाइट बताता है। पाकिस्तान ने एटमी धमाके कब किए? ये हमें डेट याद होनी चाहिए। 28 मई 1998 को चागी में किए थे, बलूचिस्तान में, ठीक हो गया। कैनप क्या चीज़ है? तो कहते हैं 1972 में कनाडा के तावन से कराची में पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया गया। ऐसा प्लांट जो आगे से हमें बिजली बना के दे रहा है, न्यूक्लियर है, और इसका नाम हमने कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट रखा है, कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो ये कैनप जो है उसका मुहफ़्फ़फ़ है, और इसकी जो पैदावारी सलाहियत है 137 मेगावाट है। फिर ये एक सवाल है, स्पार्को से क्या मुराद है? ये अच्छा सवाल है। कहता है स्पार्को जो है पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम को चलाने वाला इदारा है, जो 1961 में फिर इन्होंने पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने ही हमें बना के दिया था, ठीक हो गया। स्पार्को के बुनियादी मकासद क्या हैं? तो इस इदारे के बुनियादी मकासद क्या हैं? स्पेस में रिसर्च करनी, ओजोन की तह का पता चलाना, क्या चल रहा है उसके साथ, कुर्रा हवाई की आलूदगी, एस्ट्रोनॉमी। तो ये 2-4 मोटी मोटी बातें याद रख लें कि जी ये इसके काम थे। पाकिस्तान का जो पहला मसनूई सैटेलाइट है कब और उसका नाम क्या था? तो जुलाई 1990 में पाकिस्तान ने पहले मुल्की सतह पर तैयार करदा मसनूई सैटेलाइट बदर 1 हला में भेजा था। तो ये बदर 1 नाम है उसका, और कब भेजा है? 1990 में, ठीक हो गया। ये सवाल भी अच्छा है, अमेरिका के मशहूर हवाई इदारे का नाम बताएं। अमेरिका के मशहूर हवाई इदारे का नाम नासा है, नासा। ये अच्छा सवाल है। स्पेस सूट क्या होता है और ये क्यों पहनते हैं? हलाबाज एक खास किस्म का लिबास पहनते हैं जिसे स्पेस सूट कहते हैं। हला में जाना है तो उसके लिए ये सूट पहले पहनते हैं। तो ये हला में इंतहाई कम प्रेशर के असरात से महफूज रखता है, और इसके अलावा ये उन्हें 50 डिग्री से लेके -185 डिग्री तक के टेम्परेचर से भी महफूज रखता है। यानी एक्सट्रीम जो टेम्परेचर होता है, इंतहाई शदीद जो टेम्परेचर होते हैं, उनसे उनको महफूज रखता है। तो ले जी, ये है जी 2 चैप्टर, ठीक है, इनको कर लें अच्छी तरह से। अगर आपके पास टाइम है, नहीं है तो वो पिछले 3 चैप्टर ज़रूर करें। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।